नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिश धारा जनित्र। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डिश धारा जनित्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिश धारा जनित्र कहते किसे हैं। तो इसको शॉर्ट नेम में हम DC जनित्र के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है DC जनरेटर। ठीक है। अब DC जनरेटर कहते क्यों है? क्योंकि ये विद्युत का उत्पादन करता है। DC सप्लाई का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि DC जनित्र कहते किसे हैं। तो DC जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? DC जनित्र कहते हैं, यानी DC जनरेटर कहते हैं। ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि DC जनित्र कैसे ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यह ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो मान लीजिए कि यह है DC आपका जनित्र, ठीक, और ये आपका भाग है इनपुट साइड है। अगर इनपुट साइड DC जनित्र के इनपुट साइड में हम कौन सी ऊर्जा देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। कौन सी ऊर्जा देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। जब DC जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो यह किस में रूपांतरण करता है? आउटपुट में ये क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। इसका मतलब कि DC जनित्र को अगर आप यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इनपुट में हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से DC जनरेटर काम करता है। अब अगला टॉपिक है कि DC जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो आपका जो DC जनरेटर होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे प्रेरण का नियम होता है, इसी सिद्धांत पे क्या करता है? ये कार्य करता है। ठीक, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है? नियम क्या कहता है कि जब किसी फ्लक्स के बीच, मान लीजिए ये N पोल है और ये S पोल है, ठीक है, और इसके बीच आप कोई परिनलिका लेते हैं, कोई कॉइल लेते हैं, एक चालक लेते हैं। अगर इसको किसी प्राथमिक या प्रथम चालक से अगर फ्लक्स में यानी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो क्या होता है? इस चालक में एक EMF क्या होता है? उत्पन्न रहता है। ठीक है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यही बताता है कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसी प्रथम चालक से घुमाते हैं तो चालक में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला टॉपिक है कि DC जनित्र में कौन सा लॉ कार्य करता है, कौन सा नियम काम करता है। तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था और एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो DC जनित्र में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कार्य करता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जब आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि आपका मध्य वाली अंगुली और ये अंगुली और ये अंगूठा एक दूसरे से कितना कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है। तो जो आपकी तर्जनी होती है वो
किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये वाली अंगुली किसको प्रदर्शित करता है? चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपकी जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और ये विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, और अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। अब जो आपका डीसी जनरेटर होता है वो किस तरफ घूमता है? तो ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज डीसी जनित्र की दिशा होती है। ठीक है, दिशा होती है। दिशा इसलिए होती है कि अगर क्लॉकवाइज दिशा नहीं होगी तो उसमें जो मैग्नेट बनता है, जो पोल होता है, पोल में जो मैग्नेट बनता है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डीसी जनित्र की दिशा होती है हमेशा क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी जनित्र के भाग, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो चलिए जानते हैं कि डीसी जनित्र के भाग कौन कौन से होते हैं और उनको किस मटेरियल से बनाया जाता है और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्य रूप से इसके कितने भाग होते हैं। तो डीसी जनित्र के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है स्थिर भाग, इसका सेकंड भाग होता है घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग। स्थिर भाग का मतलब ये होता है कि जब आप डीसी जनित्र को देखते हैं तो जो उसमें भाग स्थिर होते हैं, जो घूमने वाले नहीं होते हैं, उसी को कहते हैं स्थिर भाग। और घूमने वाला भाग मतलब जो भाग घूमते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं स्थिर भाग कौन कौन से हैं। पहले स्थिर भाग के बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला स्थिर भाग होता है उसका नाम है योक, या इसे फ्रेम भी कहते हैं, या इसे बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड भाग का नाम है पोल। जो इसका थर्ड भाग होता है उसका नाम है पोल सूज, पोल सूज। ठीक है, थर्ड जो इसका भाग है ये मशीन का बेस होता है, मशीन का बेस होता है जिसपे हम, जिसके सहायता से हम मशीन को फाउंडेशन पे कसते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट्स हैं वो है इंड प्लेट। इंड प्लेट इसका नाम होता है साइड प्लेट। दूसरा जो नाम होता है वो होता है साइड प्लेट। इंड प्लेट को हम साइड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगला भाग होता है ब्रूस रॉकर, या इसे ब्रश रॉकर भी बोलते हैं, रॉकर, ब्रूस रॉकर, जिसमें ब्रूस होल्डर फंसा होता है। अगला है ब्रूस होल्डर, ब्रूस होल्डर। नेक्स्ट इसका पार्ट है ब्रूस गियर, या ब्रश गियर भी कहते हैं इसे, ब्रश गियर। ठीक, और दूसरा नेक्स्ट पार्ट है इसका ब्रश लीड, ब्रश लीड। ये भी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का स्थिर भाग होता है। नेक्स्ट भाग होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग लगी होती है ब्रश को एडजस्टेबल करने के लिए, प्रेस करने के लिए। ठीक है, स्प्रिंग होती है। नेक्स्ट भाग है कफ, कप के नाम से भी जानते हैं, जो कप इंड प्लेट में लगा होता है, जहां बेयरिंग होती है ना उसके चारों तरफ ये कप लगा होता है और ढक के रखता है बेयरिंग, तो ये बाहर से लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका बेयरिंग का कॉलर होता है। बेयरिंग का कॉलर भी स्थिर होता है, लेकिन उसमें बेयरिंग, जिसमें बेयरिंग फिट की जाती है ना उसको बोलते हैं बेयरिंग कॉलर। ठीक है, अगला पार्ट है फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग तो फील्ड बाइंडिंग भी क्या होती है? स्थिर भाग होती है, वो घूमती नहीं है।
नेक्स्ट हमारा भाग है आई बोल्ट। आई बोल्ट, ठीक। तो ये सब स्थिर भाग होते हैं, स्थिर भाग। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं। स्थिर भाग कौन कौन से होते हैं डीसी जनित के? तो पहला भाग होता है योक, इसी को फ्रेम कहते हैं, इसी को बॉडी भी कहते हैं। अगला जो भाग होता है उसे बोलते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट जिसके द्वारा हम मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसमें रस्सी लगा करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। अगला भाग है पोल। इसके बाद पोल सूज होता है, बेस होता है, इंड प्लेट जिसे साइड प्लेट के नाम से भी जानते हैं। अगला भाग है ब्रश गियर, ब्रश लीड। नेक्स्ट भाग है ब्रश रोकर, ब्रश होल्डर और स्प्रिंग। इसके बाद है फील्ड बाइंडिंग, बियरिंग कॉलर जिसमें बियरिंग फंसा के रखते हैं, और कफ जो इंड प्लेट पे बाहर से लगा होता है, ठीक। तो ये जितने भी आप भाग देख रहे हैं इसे बोलते हैं स्थिर भाग। ये डीसी जनित के स्थिर भाग होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ये जितने भी स्थिर भाग होते हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं योक या फ्रेम। तो योक, फ्रेम और बॉडी ढलवा लोहे का बनता है, और आई बोल्ट भी ये ढलवा लोहे का ही बनता है, ढलवा लोहे का ही बनता है। पोल जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनता है। किसका बनता है? सिलिकॉन स्टील का बनता है, ठीक है। अगला है पोल सूज। पोल सूज भी किसका बनता है? सिलिकॉन स्टील का ही बनता है। बेस जो होता है ये ढलवा लोहे का बनता है, ढलवा लोहे का। जो फ्रेम में होता है, फ्रेम का जो बेस होता है, जो फ्रेम के नीचे होता है उसी को बेस बोलते हैं। इंड प्लेट और साइड प्लेट इसे भी ढलवा लोहे का ही बनाते हैं। इंड प्लेट या साइड प्लेट को ढलवा लोहे का बनाते हैं। जिस मटेरियल का हम बॉडी बनाएंगे उसी मटेरियल का इंड प्लेट और साइड प्लेट भी बनाएंगे। ब्रश गियर। ब्रश गियर क्या होता है? ब्रश गियर किसे कहते हैं? ब्रश गियर जिसमें आपका ब्रश होता है, ब्रश होल्डर होता है और स्प्रिंग होता है, इन सबको मिला करके जो युक्ति बनती है उसे हम ब्रश गियर के नाम से जानते हैं। तो ब्रश जो होल्डर होता है वो पीतल का बनता है, ठीक है। ब्रश रॉकर ये भी ढलवा लोहे का बना सकते हैं या अचानक पदार्थ का भी बना सकते हैं। स्प्रिंग को हम फास्फर ब्रॉन्ज से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फास्फर ब्रॉन्ज से बनाते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज से बनाते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा भी जाता है कि जो स्प्रिंग लगी होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनाई जाती है? फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। अगला है फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग जो होती है वो दो तरह से बनती है। एक तो होता है कॉपर और दूसरा होता है एल्युमिनियम। तो कॉपर और एल्युमिनियम से हम फील्ड बाइंडिंग बनाते हैं। और फील्ड बाइंडिंग दो तरह की होती है, एक होती है सीरीज बाइंडिंग और दूसरी होती है शंट बाइंडिंग, ठीक। तो दोनों में हम कॉपर और एल्युमिनियम का वायर हम यूज कर सकते हैं। अगला है कफ। इसको भी हम ढलवा लोहे का बनाते हैं। बियरिंग जो होता है वो गन मेटल का बनता है। किसका बनता है? गन मेटल। वैसे बहुत सारे मेटल के बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया। अब जानते हैं कि जितने भी भाग हैं उनको क्यों बनाया गया, उनका काम क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि योक, बॉडी और फ्रेम का क्या काम। तो योक, बॉडी और फ्रेम का काम यही है कि जो अंदर जो आर्मेचर लगा होता है, जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उसको यांत्रिक चोट से बचाता है। तो योक का काम है यांत्रिक चोट से बचाना, यांत्रिक चोट से रक्षा करना। अगला है आई बोल्ट। तो आई बोल्ट का काम क्या है? आई बोल्ट का काम है मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान, मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये सहायक होता है। इसमें फंसा के हम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं। अगला है पोल। तो पोल का काम है इसमें मैग्नेट बनता है और इस पे क्या होता है, जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसको लपेट के रखते हैं। अगला है पोल सूच। पोल सूच का दो काम होता है। पोल सूच का पहला काम होता है कि जो आप फील्ड बाइंडिंग लपेट के रखते हो उसको नीचे सरकने नहीं देता है, और दूसरा काम होता है कि जो पोल में फ्लक्स जनरेट होता है उसको एयर गैप के माध्यम से आर्मेचर के चारों तरफ एक समान रूप से फैलाने का काम करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है बेस। बेस का क्या काम है? जो फाउंडेशन बना होता है मशीन को कसने के लिए, तो बेस में ही नट और बोल्ट के द्वारा उस मशीन को कसते हैं और वो मशीन स्थिर रहती है, चलती है तो वाइब्रेट नहीं करती है, ठीक है।
ये फाउंडेशन में फंसाने के लिए बेस का यूज होता है। इंड प्लेट और साइड प्लेट। इंड प्लेट साइड प्लेट का क्या काम है, जो आपका शाफ्ट होता है उसको सहारा देता है, और इससे क्या होता है, जो आर्मेचर होता है और जो पोल शूज होता है उनके बीच का जो गैप होता है वो समान रूप से बना रहता है। ठीक है। अगला है आपका ब्रश लीड। ब्रश लीड का क्या काम है, ब्रश लीड का काम यही है कि ब्रश के द्वारा कि जो बाएं परिपथ होता है उसमें सप्लाई को जाने की एक कड़ी होती है। अगर ब्रश लीड टूट जाएगा तो सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। अगला टॉपिक है ब्रश होल्डर। तो ब्रश होल्डर क्या करता है, ब्रश को पकड़ के रखता है। अगला टॉपिक है ब्रश लॉकर। तो ब्रश लॉकर जो होता है, ब्रश लॉकर पे ही जो आपका ब्रश गियर है वो फिट रहता है। तो अगर ब्रश गियर को फिट करना है तो आपको ब्रश लॉकर लगाना पड़ेगा। अगला है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मेन काम यही है कि जो आपका ब्रश होता है उसको एक समान दाब बनाए रखता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पार्किंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है और आर्मेचर आपका जल सकता है और आग लग सकती है। तो स्प्रिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है जो फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। ठीक। फील्ड बाइंडिंग का क्या काम है, फील्ड बाइंडिंग में हम डीसी सप्लाई देते हैं जिसके द्वारा एक फ्लक्स का निर्माण होता है। तो फ्लक्स बनाने में भी फील्ड बाइंडिंग का मुख्य योगदान है। बियरिंग। बियरिंग कॉलर। बियरिंग कॉलर का मुख्य उद्देश्य है कि बियरिंग को पकड़ के रखे, थामे रखे। बियरिंग जो होता है बियरिंग कॉलर में फंसा के रखा जाता है। तो ये सब जितने भी स्थिर भाग हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, उनका क्या नाम है और उनका कार्य क्या है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, घूमने वाला भाग। तो डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग कौन कौन से हैं उनका नाम जान लेते हैं और किस मटेरियल के बनाए जाते हैं उनके बारे में भी जानते हैं और उनका क्या कार्य है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो घूमने वाला भाग है उसका नाम है आर्मेचर। पहला जो भाग है उसका नाम क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर। अगला भाग है बियरिंग। बियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट भाग है शाफ्ट। ठीक। और हम राइजर भी बोल सकते हैं, राइजर भी है, राइजर भी भाग है घूमने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये आपके भाग हैं, पहला आर्मेचर, दिक् परिवर्तक, बियरिंग, शाफ्ट और राइजर। ठीक है। कम्यूटेटर खंड भी बोल सकते हैं लेकिन ये सब दिक् परिवर्तक में ही आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्मेचर किसका बनता है। तो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलकर बना होता है। लेमिनेटेड पत्ती से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मिलकर बना होता है। जो पत्तियां होती हैं वो बर्निश पे उसका लेप लगा होता है। लेप होने से क्या होता है, जो भंवर धारा हानि होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए उस पर बर्निश की परत चढ़ा करके उसको लेमिनेटेड करके तब आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। अगला है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक खंड से मिलकर के बना होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है वो किसका बनता है, कॉपर का बनता है। कठोर कर्षित कॉपर का बना होता है दिक् परिवर्तक खंड, जिसको हम जानते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के नाम से। अगला जो हमारा टॉपिक है बियरिंग। तो बियरिंग जो होता है इसमें शाफ्ट लगा होता है और बियरिंग गन मेटल का बनता है। किसका बनता है, गन मेटल का बनता है। ठीक है। अगला है शाफ्ट। तो शाफ्ट जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। राइजर भी कॉपर का बना होता है। कॉपर का राइजर भी बना होता है। अब जान लेते हैं कि इनका क्या काम है। तो आर्मेचर का काम ये है कि इसमें जो एक भाग और छूट गया था, आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग भी ये घूमने वाली बात है। आर्मेचर बाइंडिंग ये क्या होता है, ये भी घूमता है। तो आर्मेचर बनाने का मेन उद्देश्य है, क्योंकि यदि आर्मेचर नहीं होगा
तो बाइंडिंग करेंगे कहाँ, इसलिए आर्मेचर बनाया गया। तो आर्मेचर में भी खांचे बने होते हैं, खांचे होते हैं आर्मेचर में, और तिथ भी होते हैं, ठीक। तो ये जो खांचे हैं, इसी खांचे में हम आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। आर्मेचर बाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग किसका बनता है, तो कॉपर का बनता है, कॉपर या एल्यूमिनियम का बनता है। समझ में आ रहा होगा, एल्यूमिनियम का बनता है। अगला जो हमारा टॉपिक है शाफ्ट। शाफ्ट का क्या काम, अगर शाफ्ट नहीं रहेगा तो आर्मेचर की जो लेमिनेटेड पट्टियां होती हैं उनको हम सेट कहाँ करेंगे। तो आर्मेचर की लेमिनेटेड पट्टियों को सेट करने के लिए एक बड़ा सा रॉड होता है जो हाई कार्बन स्टील का बनता है, जिसे शाफ्ट कहा जाता है। तो शाफ्ट पे आर्मेचर की लेमिनेटेड पट्टियां फिट की जाती हैं, ठीक है। और आर्मेचर बाइंडिंग, तो आर्मेचर बाइंडिंग का काम यही है कि आर्मेचर बाइंडिंग में ही जो ईएमएफ होता है वो जनरेट होता है। तो दिक् परिवर्तक का मुख्य काम एसी धारा को डीसी धारा में बदलना। तो आप जानते हैं कि आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है, आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। तो दिक् परिवर्तक क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। और दिक् परिवर्तक किससे मिलकर बना होता है, तो दिक् परिवर्तक खंड से मिलकर बना होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और कम्यूटेटर सेगमेंट कॉपर से मिलकर बना होता है। तो आशा करता हूं कि डीसी जनित्र के भाग कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, और किस मटेरियल के बने होते हैं, उसका नाम क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।